संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी सहित विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल। 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नई दिल्ली में बैठक। एनएसए अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान सहित क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क पर जताई गहरी चिंता। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए सभी से एकजुट होने का किया आह्वान। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक में आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बैठक में कल दूसरे दिन भारत की G20 अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर हुई चर्चा। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, हमारी अध्यक्षता में आशा, सद्भाव, बेहतरी और सभी की एकता पर रहेगा जोर। देश आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महान परिनिर्वाण दिवस पर कर रहा है नमन। संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य नेताओं ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। मुंबई स्थित चैत्य भूमि में भी बाबा साहब को दी गई श्रद्धांजलि। कोलंबिया में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन ने मचाया हड़कंप। देश के पुएर्तो रिको प्रांत में भूस्खलन के कारण 33 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जताया हादसे पर शोक। फीफा विश्व कप फुटबॉल में 5 बार की विजेता ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। वहीं अन्य मुकाबले में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को 3-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में किया स्थान पक्का। अंतिम 16 के मुकाबले में आज मोरक्को का सामना होगा स्पेन से। वहीं देर रात स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न दलों के नेता भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी भी मीटिंग में शामिल हैं। बैठक में सदन का कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने, सत्र के दौरान विधायी कार्यों सहित इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की है। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। नई दिल्ली में भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक जारी है। बैठक में सम्मेलन में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खतरे से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक का आयोजन इस साल जनवरी में हुए पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा और राष्ट्र प्रमुखों द्वारा मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तय मुद्दों का ब्यौरा भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की इस बैठक में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। और बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह कहा कि हम महान मंथन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भविष्यों के बारे में अनिश्चितता के समय में मिले हैं। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया हमारे साझा हित में है। We meet at a time of great churn and international relations and uncertainty about the future. A peaceful, secure, prosperous Central Asia is in our common interest. Today's meeting therefore assumes
importance as it provides us an opportunity to discuss matters which require greater cooperation and coordination amongst the regional countries. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बने रहना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वित्त पोषण आतंकवाद की जीवनदायिनी है और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना हम सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना चाहिए। The persistence of terrorist networks in the region, including in Afghanistan, is also a matter of deep concern. Financing is the lifeblood of terrorism, and terror financing should be an equal priority for all of us. We should also call on all UN members to fulfill obligations enshrined in the relevant counter-terrorism conventions and protocols, and refrain from providing any form of support to entities or persons involved in terrorist acts. आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन कर रहा है। इसी क्रम में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर से आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी मुंबई में दादर की चैत्य भूमि में उन्हें श्रद्धांजलि देने जमा हुए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को भी याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को नमन किया। अपने ट्वीट में ओम बिरला ने कहा कि संविधान शिल्पी, महान विधिवेता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। संविधान के रूप में उन्होंने वह अमूल्य धरोहर देश को दी जिसने समाज में समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व को सुनिश्चित कर देश में लोकतंत्र सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने देश को एक न्याय उन्मुख, प्रगतिशील और सर्वसमावेशी संविधान दिया, जिससे हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई। बाबा साहब का संघर्षपूर्ण जीवन, विचार और उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विचार और आदर्श सभी भारतवासियों के न केवल प्रेरणा हैं, बल्कि नए भारत के निर्माण का आधार भी। आजाद भारत के लिए जो स्वप्न उन्होंने देखा था, उसे साकार करने का काम जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य लोगों ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर BR अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्त छोटे से ब्रेक का। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब G20 बैठक से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में कल दूसरे दिन भारत की G20 अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा हुई। तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली यानी कि लाइफ पर पहले 2 सत्रों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियों पर एक संवाद और G20 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा भी आयोजित की गई। बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि भारत की प्राथमिकताओं में G20 भागीदारी की नहीं बल्कि विश्व के गरीब देशों की आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी, जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। G20 प्रतिनिधियों ने उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंग भी देखने को मिला। यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान का अनुभव लिया। तो झीलों की नगरी यानी उदयपुर में G20 सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक जारी है। इस दौरान वहां पर अद्भुत कला का भी प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने कलाकार राजेश वैष्णव से खास बात की। इसको क्या कहते हैं और ये कैसे यूनिक है, मतलब पानी में आप कैसे इसको बनाते हैं? पानी के ऊपर ये पहले जल को स्थिर करते हैं, स्थिर करने के बाद स्टोन मिनरल जो कोल पाउडर है और ये सॉप स्टोन है, वाइट जिंक है, ये सभी मिक्स करके हम फ्री स्टाइल बैकग्राउंड बनाते हैं। उसके बाद ये स्टेंसिल्स स्वयं के बने हुए उनको फिगर जो कृष्ण जी के ना अलग अलग झांकी बनाते हैं। 18 पीढ़ी हो गई हमें बनाते हुए। अच्छा, 18 पीढ़ी हो गई? 18 पीढ़ी में मैं हूँ जी। तो क्या बचपन से इसको देखते हैं हमारे पिताजी, आगे से आगे हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें मतलब गाइड किया। जो बचपन से हम सभी मतलब बाल रूप में हम इस कला को सीखते हैं।
बाकी बहुत हार्ड कला है। तो ये क्या यहाँ की राजस्थान की स्पेसिफिक है कि भारत के किसी और कोनों में भी पाई जाती है? ये सर गोकुल मथुरा में बनती थी, लेकिन वहाँ कभी सुना था 40-50 साल पहले बनती, लेकिन यहाँ अपने हमारा उदयपुर ठाकुर जी का मंदिर है, गोवर्धननाथ जी का, वहाँ करीब 500 साल से ये झांकी बनती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। मान लीजिए मुझे ये लेके जानी हो या किसी को खरीदनी हो तो वो कैसे ले? ये पेंटिंग जो है ना, खाली देखने की, ओनली फॉर प्रदर्शनी, एग्जीबिशन है। खाली देखने से सबको बड़े सुंदर लगती है, अद्भुत कला, और हमें प्रसन्नता होती। ले जा तो सकते नहीं, क्योंकि पानी में है तो हिल डुल के डैमेज हो जाएगी। जी हाँ। खबर तमिलनाडु से, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 दिसंबर को राज्य के नागापट्टनम, तंजौर, तिरुवर, कुडालोर, कराईकल और चेन्नई में भारी से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह बारिश का अनुमान जताया गया है। यह कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान की शक्ल भी ले सकता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी इसका असर देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में भी बारिश के आसार हैं। एहतियातन उत्तरी तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। बात करते हैं काशी तमिल संगमम की, जिसके तहत अब तक कई लोगों का समूह वाराणसी आ चुका है, जिनकी सुरक्षा से लेकर उनके घूमने तक की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी वाराणसी पुलिस के पास है। इस पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने कहा कि देश के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में वाराणसी पुलिस अपना पूरा योगदान दे रही है। व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। बहुत वीआईपीज भी यहाँ आ रहे हैं और उनकी भी अच्छी व्यवस्था हो रही है। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, चूँकि ये देश के 2 हिस्सों को जोड़ने का प्रयास है, तो हमारा जो योगदान है हम उसको पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 9 दिसंबर तक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध श्रेणीबद्ध कार्य योजना के स्टेज 3 के अंतर्गत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया। आपात सेवा और सरकारी चुनाव कार्यों के लिए लगाए गए वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। आदेश में कहा गया कि अगर ऐसे कोई वाहन चलते हुए पाए गए तो 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्य योजना को लागू करने संबंधी उप समिति की कल बैठक हुई, जिसमें इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की गई है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत जो है उसमें ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बीते काफी दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट जो है वो जारी है। वहीं कई जगहों पर शीतलहर का भी असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम अब मौसम धीरे धीरे सर्द होने लगा। मौसम में नमी बरकरार है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज होगा। वहीं वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक आज ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब, वहीं 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। वेस्ट से वेल्थ बनाने की बात तो आपने सुनी ही होगी, और उसी कड़ी में बोकारो CCL B&K प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर में एक कचरा उद्यान बनकर तैयार हुआ है, जो स्क्रैप सामग्रियों से बना है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर बना ये कचरा उद्यान उद्घाटन के बाद से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि हीरे की पारखी पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, लेकिन आज के इस बदलते दौर में
कचरे और स्क्रैप के भी पारखी हैं, जो अपनी रचनात्मकता से खूबसूरत शाहकार तैयार कर सकते हैं। बोकारो CCEL बी एंड प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का यह कचरा उद्यान उसी रचनात्मकता का जीता जागता रूप है। CCEL प्रबंधन ने इस उद्यान को स्क्रैप में बचे पुराने टायर, ड्रम व लोहे के सामग्रियों से विकसित कर दिखाया है। हम लोग का जो मोटो है वो है हम लोग को कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। हम जिस क्षेत्र पे अभी खड़े हैं ये एक पानी लगा हुआ एरिया हुआ करता था, यहाँ घास जमे रहते थे। हमारे महाप्रबंधक की सोच पे हमने इसे एक नवनिर्मित पार्क का स्वरूप दिया है और हमारे माइंस में पड़े हुए जितने स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं, टायर हो गया, पाइप हो गया, लोहे हो गए, रेल्स हो गए, उन सब का यूज करके हमने एक बहुत अच्छा पार्क का निर्माण किया है। और आज इस पार्क को देखने के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। मौजूदा समय में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है, लेकिन कचरों का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा होगा। घरों, दफ्तरों और कारखानों में जगह घेरने वाली बेकार सामग्रियों ने इस उद्यान की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है। जो बेकार पड़े ड्रम थे वे बैठने की कुर्सियों और टेबल में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कचरा उद्यान में दर्जनों फलदार वृक्ष और फूल के पौधे लगाए गए हैं, जो आसपास की आबो हवा को तरोताज़ा बना रहे हैं। BNK एरिया में हम लोग स्क्रैप के साथ एक छोटा सा बगीचा बनाया उनका गेस्ट हाउस में। इस टाइप का और भी कुछ जगह पे हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा एक क्षेत्र जैसा हमारा कतारा में जरिंडी में करीब 10 करोड़ का हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल का भी हम लोग लिया है एंड इसमें हम लोग रिजल्ट्स भी मिल रहा है। बोकारो CCEL BNK प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का ये कचरा उद्यान पर्यावरण और मृदा संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि कई ऐसे अपशिष्ट हैं जो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होते। उन अनुपयोगी अपशिष्ट का इस्तेमाल यहाँ सजावटी वस्तुओं की तरह हो रहा है, जिसने स्क्रैप को भी चांद तारों की तरह अनमोल बना दिया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स का ये बोकारो और करगली का एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ये वेस्ट टायर थे इसके जरिए यहाँ पर पौधों के लिए दान बनाया गया है, जहाँ पर पौधे लगाए गए और ये पूरा जो इनका कैंपस है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है और यहाँ पर स्वच्छता जो लगता है वो यहाँ के कर्मचारियों में एक आदत बन गया है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बोकारो। रुक करते हैं आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इराक पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है और इसे केवल एक समान एकीकृत शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण ही पराजित कर सकता है। बैठक में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई तभी मजबूत हो सकती है जब हम आतंक के गंभीर और अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें और आतंकवाद को प्रोत्साहित, समर्थन और वित्त पोषण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। खबर नेपाल से, जहां के चुनाव आयोग ने 14 दिसंबर तक प्रांतीय और संसदीय चुनावों के अंतिम परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी। सर्वाधिक मत पाने वालों की मतगणना पूरी हो गई है। चुनाव आयोग अगले 10 दिनों में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। राजनीतिक दलों ने पहले ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत उम्मीदवारों की सूची सौंपी है। चुनाव अधिनियम के अनुसार इस बार वे चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के नाम सौंपेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार प्रतिनिधि सभा के 165 निर्वाचन क्षेत्रों और प्रांतीय विधानसभा के 330 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। खबर श्रीलंका से, जहां के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने देश के डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। श्रीलंका में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल उसे तकनीकी सहायता देंगे। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने एक समिति गठित की जो स्थानीय स्तर पर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनाने में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी। भारत 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। श्रीलंका दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में अभी काफी पीछे है। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में
$30 करोड़ से अधिक का सालाना डेयरी उत्पाद आयात होता है। भारत कोविड महामारी के बाद फिर से ब्रिटेन के नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू करने वाला है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कहा कि ई वीजा सेवा जल्द ही नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी और इसे शुरू करने की तारीख भी जल्द घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से ब्रिटेन के लोग भारत में अधिक आसानी से यात्रा कर पाएंगे। वहीं अगस्त में आए ब्रिटेन के आंकड़ों के अनुसार भारतीयों को सबसे अधिक संख्या में ब्रिटेन में स्टडी, वर्क और विजिटर वीजा जारी किए गए। ब्रिटेन में प्रायोजित अध्ययन वीजा पाने के मामले में भी भारत चीन से आगे निकल गया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 28 नवंबर को अपने बयान में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर जोर दिया। खबर कोलंबिया से, जहां भूस्खलन की वजह से 33 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना हुई और पुएर्तो रिको और सेंटा सिसिलिया गांव में जो बस थी वो इस चपेट में आई है। ये घटना राजधानी बोगोटा से 230 किलोमीटर दूर हुई। आंतरिक मामलों के मंत्री अल्फांसो प्रादा के मुताबिक 3 नाबालिगों सहित 33 लोगों को मृत पाया गया। वहीं हम 9 लोगों को बचाने में कामयाब रहे, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई। वहीं इससे पहले रिसाराल्दा के गवर्नर विक्टर तमायो ने कहा कि 5 लोगों को बस से जीवित निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल एक बस और मोटरसाइकिल सवार लोगों की तलाश में जुटा हुआ है, जिनके भूस्खलन में फंसे होने की खबर है। खबर कांगो से, जहां के किशिशे शहर में पिछले सप्ताह हुए नरसंहार में 272 लोगों की मौत हुई। ये इलाका क्षेत्रीय राजधानी गोमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार ने जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या पिछले अनुमान से 50 बढ़ गई। कांगो की सरकार ने M23 विद्रोही समूह पर नरसंहार का आरोप लगाया है। वहीं विद्रोही समूह M23 ने इन आरोपों का खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले हफ्ते 29 नवंबर को किशिशे में हुए M23 और स्थानीय मिलिशिया के बीच संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट मिली, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। बता दें कि अंगोला में हाल ही में हुई बैठक में स्थानीय नेताओं ने संघर्ष विराम को लेकर अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि हाल ही में महीने की अगर बात की जाए तो M23 ने जिन शहरों पर कब्जा कर लिया है वहां से उन्हें हटना होगा, नहीं तो पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रीय बल इसमें हस्तक्षेप करेंगे। खबर फीफा से जुड़ी हुई। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को आसानी से 4-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। ब्राजील की तरफ से 4 गोल पहले हाफ में हुए। ब्राजील ने शुरू से ही मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए 7वें मिनट में ही बढ़त बना ली। चोट के बाद वापसी कर रहे स्टार स्ट्राइकर के नेमार के पास पर पहला गोल विनिसियस जूनियर ने किया। 13वें मिनट में ब्राजील को पेनल्टी मिली, जिसे गोल में बदलकर नेमार ने टीम को 2-0 से आगे कर दिया। रिचार्लिसन ने 29वें मिनट में टीम का तीसरा गोल किया। ब्राजील की तरफ से चौथा गोल 36वें मिनट में लुकास ने किया। दक्षिण कोरिया की तरफ से एकमात्र गोल दूसरे हाफ में हुआ। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना शुक्रवार को क्रोएशिया से होगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही
जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आयुष मंत्रालय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आइए सीधे चलते हैं वहां पर। हमारे देश की अति श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। जैसे हमारे मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी ने और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नर्सरी ने आप लोगों को अगली 11 दिसंबर को जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को अवगत किया है। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी मालूम है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आयुष सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर एक विशेष लोकप्रियता हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। और आयुष सेक्टर की जो भी उत्पादित सामग्री, औषध, अदर फूड सप्लीमेंट का जो क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रहा है, ये सिर्फ संभव हुआ है पिछले 8 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए और विभाग से मंत्रालय उन्होंने स्थापना की और बजट की 6 गुना बढ़ाया गया है और अलग अलग व्यवस्था पिछले 8 साल के अंदर खड़ा किए गए हैं, जिसके वजह से आज आयुष सेक्टर जाग उठा है। हमारी ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो विज्ञान, आज इस चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास 2 गुना बढ़ चुका है। और कोविड-19 पेंडेमिक की कालखंड में आयुष सेक्टर के द्वारा मानव समाज को जो सेवा की गई है, इस सेवा के जरिए आज मानव समाज को ये विश्वास होने लगा है कि आयुष की उत्पादित की जो औषधियां है, इससे हमें अलग अलग बीमारों से, रोगों से हमें राहत मिल सकता है। और साथ साथ में हमारी सिस्टम के द्वारा लोगों को जो ज्ञान दी गए हैं, इससे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, इस सिलसिले में भी लोगों का विश्वास बढ़ गया है। क्योंकि अपने शरीर में कोई रोगों का संक्रमण ना हो, हमेशा निरोगी कैसे एक मानव स्वास्थ्य को रख सकते हैं, इस सिलसिले में हमें क्या क्या नीति अपनाना है, क्या क्या पद्धति अपनाना है, इसके बारे में आयुष सेक्टर से जो ज्ञान समाज को दी गए है, इसकी वजह से आज समाज ने इन चीजों को बड़े गंभीर रूप से अपनाया है और उसे काफी लोगों को लाभ मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सिलसिले में, रिसर्च डेवलपमेंट के सिलसिले में जो उन्होंने विशेष ध्यान दी है, इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है एक बड़े व्यवस्था पिछले 8 साल के अंदर देश में खड़ा हुई है। आप जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गोवा में लोकार्पण होने जा रहा है और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में या हमारे नरेला में दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की गाजियाबाद में, तीनों सैटेलाइट इंस्टीट्यूट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण अगली 11 दिसंबर को
हमारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की वैलिडिटी सेशन की समय पे ही उसको लोकार्पण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए और भी देशवासियों को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के सिलसिले में, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के सिलसिले में बहुत बड़ा लाभ होगा। और आप लोगों को मालूम है, आज आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में एक बड़े जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है और अलग अलग देश कोलैबोरेटिव रिसर्च के सिलसिले में हिंदुस्तान का साथ समझौता करने लगा है और दुनिया की अलग अलग देश की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में शेयर प्रतिष्ठित की गई है। और तो आप सुन रहे थे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आयुष ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की है कि जिस तरह से एक सुदृढ़ प्रणाली के तहत आयुष मंत्रालय ने कोरोना काल में काम किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है और जो गोवा में सैटेलाइट इंस्टीट्यूट जो बन रहा है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। तो ये इसी के विस्तारवाद का एक हिस्सा है कि किस तरह से जो आयुष की प्रणाली है वो जन जन तक और विदेशों में भी फैल रही है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। नीचे इजाजत, नमस्कार।